यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए फटाफट से हम आ जाते हैं अपनी एमटीबी डिस्कशन पे। ठीक है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉस्टिंग की जो एमटीपी आ चुकी है ना, एमटीपी 1, एंड दिस इज फॉर जैन 2026। कहने का मतलब है जैन 2026 वाले बच्चे तो देख ही सकते हैं, उनसे आगे मई 2026 में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं वो भी देख सकते हैं। पूरी एमटीपी पढ़ने के बाद एक ओवरव्यू में दे देता हूं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैं एमटीपी स्कैन कर रहा था। एमटीपी काफी आसान था। ठीक, क्वेश्चन ऑलरेडी जो पूछे जा चुके हैं या बुक में क्वेश्चन है 100% एक्सेप्ट 1 पॉइंट, एक पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो मैं बताऊंगा क्या। तो अवेलेबल क्वेश्चन से क्वेश्चन आए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे एमटीपी अटेंड करे होंगे उन्हें भी आसान लगा होगा और अच्छे से आपने अटेंड किया होगा और अच्छा मार्क्स आप सिक्योर करोगे। ठीक, सर कौन सा क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था? यूनिक तो कुछ भी नहीं था, हाँ कुछ सिखाने लायक है। कहां पे है, जब क्वेश्चन आएगा डिस्कस करेंगे। आइए जरा पार्ट 1 जो कि हमारा एमसीक्यू है, एज यूजुअल 30 मार्क्स में पूछता है। और पैटर्न क्या है, 2 केस स्टडी सिनेरियो 10-10 नंबर का, तो 20 नंबर का ये हो गया, और 5 रॉ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे 10 नंबर का, वो हो गया। ठीक, मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन जब रॉ फॉर्म में दे, है ना, तो घबराने का नहीं, आसान होता है सॉरी, डेटा जब पढ़ के लिखोगे तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, आसानी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कंपनी इज डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ हैंड सैनिटाइजर सिंस 1998। सारी कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं होता ज्यादातर क्वेश्चन। डेटा जो है ना, जब एक्सप्लेन करना शुरू करेगा वो हम लिख लेंगे। ड्यू टू इट्स रेपुटेशन कंपनी never really required an innovative selling technique to sell its sanitizer। क्योंकि हमारा रेपुटेशन इतना बढ़िया है कि हमें सेलिंग के लिए ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा, ज्यादा इनोवेटिव टेक्निक लेके नहीं आना पड़ा, क्योंकि हमारा रेपुटेशन बढ़िया है, बिक रहा है मार्केट में, है ना। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। इट सेल द सेम एट वेरी कॉम्पिटेटिव प्राइस, जो कि 150 है। सैनिटाइजर का प्राइस दिया है, सैनिटाइजर हमारे लिए क्या है, जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट। ठीक, तो मैं लिखना शुरू करता हूं, आओ जरा, ये रहा, सेल प्राइस 150 है ना। मान लेते हैं अगर ये करंट ईयर का डेटा है तो ये नेक्स्ट ईयर बोलूंगा, पर आगे दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन था, इस वजह से मैंने लास्ट लिख दिया है। टाइम बचाने के लिए थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन एज इट इज ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उसके लिए मैं बुक भी लेके आया, कि आपको दिखा दूंगा कि ये देखो ये क्वेश्चन सेम अवेलेबल है, तो आपको वो क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं भी करेंगे तो काम चले। ठीक है, आओ जरा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 67% है। ठीक, अगर वेरिएबल कॉस्ट 67% है तो ऑब्वियसली 33% पीबी रेशियो होगा या कंट्रीब्यूशन रेशियो होगा। इन द प्रीवियस ईयर बोला है तो मैंने लास्ट ईयर करके वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, इधर नीचे पीबी रेशियो भी 33% लिख दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद कोविड-19 आया, है ना, गवर्नमेंट ने पॉलिसी को आसान कर दिया सैनिटाइजर बनाने के लिए, क्योंकि और भी लोग बनाएंगे तभी तो कंट्री में रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा जितनी बनानी है। ठीक है, उसकी वजह से सडन इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरर हो गया, है ना, और सारे लोग भी बनाने लग गए जब कोई बिजनेस नया एस्टेब्लिश होता है ना, अर्ली एज में होता है, लोग घुसते नहीं है, पर जब उसमें स्कोप आ जाए या कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात, ड्यू टू दिस कंपनी लॉस्ट अ फेयर मार्केट शेयर। पहले तो हम ही बेचते थे, काफी क्वांटिटी बेचते होंगे, मार्केट शेयर में हमारा एक बढ़िया पोर्शन था। अब बहुत सारे लोग आ गए, उनकी भी प्रोडक्ट बिकेगी, तो हमारा मार्केट शेयर कम हो गया। और लॉस कितना हुआ था, 85,000 का लास्ट ईयर। फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स, पहले हम कमाते थे, अब इस बार नुकसान हो गया।
तो मैं लिख दिया लॉस 85,000। ठीक है। कंपनी इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, कोई भी स्ट्रेटेजी हम अर्ली स्टेज में ही इंप्लीमेंट कर देते हैं, जैसे कोई गड़बड़ी पता चली फटाफट ठीक कर देते हैं। ठीक, एक होते हैं प्रोएक्टिव, एक होते हैं रिएक्टिव। ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़ी होगी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। इमीडिएट स्टेप लिया, ठीक है, सिचुएशन को अपॉइंट किया मॉडर्न एज सेल्स मैनेजर। अभी तक बेचने में सेल्स में इनोवेशन का जरूरत नहीं पड़ता था, अब लेके आए सेल्स मैनेजर। ठीक, अब देखो सेल्स मैनेजर आने के बाद क्या हुआ, इंक्रीज इन मार्केट प्रेजेंस एंड सेल। एज अ रिजल्ट दिस ईयर कंपनी सोल्ड 19,500 विच इज 30% मोर देन प्रीवियस ईयर। अब ये मैं दिस ईयर या करंट ईयर लिख सकता हूं, कितना बेचे इतना, जो कि कितना था प्रीवियस ईयर से 30% मोर। तो प्रीवियस ईयर में कितना बेचा होगा दिस, ये अगर 130 है तो 100 कितना करोगे तो आएगा 15,000 यूनिट। ये रहा प्रीवियस ईयर का, देखोगे ना 15,000 में 30% ऐड करोगे तो 19,500 आएगा। कैसे करके देख लो, 15,000 प्लस 30% 19,500 आ रहा है कि नहीं। अभी तक जो दिया है मैंने वही लिखा है। ठीक, विदाउट चेंजिंग सेलिंग प्राइस, हमें सेल प्राइस चेंज नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि इस साल भी कितना रख सकते हैं, लास्ट ईयर जितना 150। उसके बाद देखो क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी। बहुत आसान है, करंट ईयर का तो ये लास्ट ईयर का डेटा दिया ही है, उतना फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है तो इस साल भी उतना ही फिक्स कॉस्ट होगा, है ना। कैसे, सेल्स क्वांटिटी है, सेल प्राइस है, इनटू करेंगे तो सेल्स इनटू पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बदले हम लॉस डाल देंगे, तो इक्वेशन हमें पता है, डाला फिक्स कॉस्ट आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू ऑफ करेंट ईयर, लास्ट ईयर का नहीं पूछ रहा है, इस साल का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये भी आसान है, अगर आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, है ना। या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो यूनिट में आएगा, इनटू कर देना सेल प्राइस से। पर अगर पॉइंट में आने वाला हो यूनिट तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और वहां से स्लाइटली फर्क पड़ेगा। चलो, ये मैंने करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का ये है ना सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस इनटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, तो ये आया प्रॉफिट। प्रॉफिट को मैंने सीधा पीवी रेशियो से कर दिया तो ये आ रहा है मेरा क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में। यही अगर मैं यूनिट में पहले निकालूं, जो कि एक लेंदी प्रोसेस है, तो मैं क्यों निकालूंगा। अब देखो ये मुझे टिक करना हो तो इससे मिलता जुलता एक राउंड ऑफ फिगर ये है, मैं ये तय कर चुका हूं दिमाग में कि यूनिट में निकाल के अगर करता ना तो इतना आता, क्योंकि राउंड ऑफ की वजह से फर्क पड़ा होगा। उसमें भी ये गलत राउंड ऑफ कई बार कर देते हैं, अपर साइड करने वाला लोअर साइड कर देते, लोअर साइड करने वाला अपर साइड कर देते, तो इनका छोड़ो। एग्जाम में जो भी फटाक से बन पाए उससे करना, जो नियरेस्ट आंसर हो समझना ये राउंड ऑफ किया हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में आओ, 150 प्राइस है इंटू 33% पीवी रेशियो, तो ये कंट्रीब्यूशन कितना आएगा सर 49.5। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं निकालू यूनिट में कितना आएगा, टू एट, अब 83 आनी चाहिए, है ना, राउंड ऑफ करके 2883, नहीं 27 नहीं है, ठीक करो, 2783। अगर ये पॉइंट में है, टोटल को ही 150 से इंटू करूंगा तो सेम वही आएगा जो मैंने निकाला। पर अगर नहीं, अगर मैं राउंड अप कर देता हूं 2783 और 150 से इंटू करता हूं, 4 से 50 आ रहा है, पर इन्होंने लोअर साइड राउंड अप किया होगा, 2782 इंटू 150 करता हूं तो आ रहा है 4,17,300। ठीक है, तो राउंड अप का थोड़ा फर्क पड़ता है, आप जो भी फटाफट बन पाए वो करिए और नियरेस्ट राउंड अप में टिक करिए। ठीक, नेक्स्ट ईयर के लिए अब बताओ, टारगेट प्रॉफिट ये रहा, हाउ मच परसेंटेज सेल इंक्रीज करना पड़ेगा करेंट ईयर के तुलना में। डिजायर सेल्स निकाल लीजिए अगर टारगेट प्रॉफिट दिया है तो, और इस साल के सेल से
नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज करना पड़ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो। डिजायर सेल कैसे निकलता है, डिजायर प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई बताओ पीबी रेशियो, तो रुपीज में आ जाएगा। ये रहा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ा तो डिजायर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई पीबी रेशियो, तो ये आया। अगले साल इतना बेचना पड़ेगा इतना प्रॉफिट कमाने के लिए। इस बार कितना सेल किया था, 19,500 इंटू 150, 29,25,000, उससे कितना इंक्रीज है, तो ये रहा इंक्रीज डिवाइड बाई बेस इंटू 100, इतना परसेंट। नेक्स्ट, इन करेंट ईयर इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई 25%, तो रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 150 प्लस 25%, 187.5। डिमांड कम हो गया 9% से, तो रिवाइज क्वांटिटी भी निकालेंगे। व्हाट विल बी द न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देखो ये रहा रिवाइज प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहता है, सेलिंग प्राइस बढ़ाने से आपका खर्चा नहीं बढ़ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होता है। देखो रिवाइज कंट्रीब्यूशन इतना आया, नया क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी कम हो रहा है तो मैंने घटा के ले लिया। ठीक, बताओ ब्रेक इवन कैसे आएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई ये क्वांटिटी में है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स में से ब्रेक इवन घटा दीजिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। रुपीज में भी करके लिख दिया है मैंने, देखो ये रहा। ठीक, 43,875 ये आएगा राउंड ऑफ में। ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज एंड वैल्यू ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर का बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में ये रहा, और परसेंटेज, परसेंटेज में मतलब परसेंटेज ऑफ सेल कह रहा है, परसेंटेज में ये रहा। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिकी वगैरह नहीं था। ये क्वेश्चन देखिए, ये और आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। कहां से पूछा था, बजट चैप्टर से, और प्रिसाइज बोलूं तो फंक्शनल बजट। ठीक, बजट चैप्टर से फंक्शनल बजट। आओ जरा ये देखो, आपको क्लियरली दे रखा है सितंबर मंथ में हमने किस चीज की कितनी सेल करी थी, है ना, क्लासिक टी, आइस टी, हर्बल इन्फ्यूजन एंड स्पार्कलिंग वाटर, कोई बीवरेज की कंपनी है, ठीक है, टी वगैरह बेचती है। सेलिंग प्राइस ये था ड्यूरिंग क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, ये तो क्या थे, सितंबर के थे। अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगला क्वार्टर की बात करना शुरू किया। कंपनी एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड ड्यू टू सीजनल वेदर वेरिएशन। अब बताओ, ठंडियों में चाय ज्यादा बिकती है, गर्मियों में कम बिकता है ना, तो वेदर वेरिएशन से भी चाय वगैरह के कंजम्पशन में, कस्टमर के प्रेफरेंस में फर्क पड़ता है। क्लासिक टी डिमांड विल इंक्रीज बाय 50% एवरी मंथ एज कंपेयर टू प्रीवियस, ओइंग टू कूलर वेदर एंड ऑनगोइंग मार्केट कैंपेन। ये हमें जरूरत नहीं किस वजह से डिमांड कितना इंक्रीज हो रहा है, ये जरूरत है। 1,40,000 है ना, 50% बढ़ेगा 2,10,000, पर 50% एक बार नहीं, हर एक महीना इंक्रीज होते जाएगा। 3,15,000, 472, 500। आइस टी जो कि दूसरा है, 30% इसका डिमांड डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू, एज वेदर कूल्स डाउन, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, किस कारण से हो रहा है, एवरी मंथ 30% डिक्रीज करो, 3,40,000 माइनस 30%, 238 माइनस 30%, 166,600 माइनस 30%, 1,16,620। हर्बल इन्फ्यूजन का देखो 20% अक्टूबर में क्या होगा, फॉल, 420 में से 20% घटा दीजिए, बट विल रिमेन कांस्टेंट देयर आफ्टर, यानी कि उसके बाद इतना ही रहेगा, आगे नहीं घटेगा। बताओ, अब हमारे पास लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, डिमांड में तो चेंजेस आ गए, तो प्रोडक्शन में भी चेंज है, इस वजह से
आपको स्पार्कलिंग टी का दे रखा है 60,000, 50,000, 30,000 दे रखा है, तो दिमागी नहीं लगाना। ठीक, उसके बाद देखो सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। एंड आपको इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। एक बात बताओ, सितंबर मंथ का जो क्लोजिंग है हुआ किसी भी इन्वेंट्री का, वो अक्टूबर के लिए ओपनिंग होगा। अक्टूबर की जो क्लोजिंग होगा वो नवंबर के लिए ओपनिंग होगा। ये कोई बताने वाली बात है नहीं। तो चारों जो हमारा प्रोडक्ट है उनकी इन्वेंट्री क्लोजिंग दिया है, किसी भी मंथ का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है। ठीक, बताओ, पूछ रहा है रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट बताइए, किसका? क्लासिक टी का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए। प्रोडक्शन कैसे निकलता है? अगर सोल्ड यूनिट दिया हो कि कितना हमें बेचना है, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दीजिए, ओपनिंग स्टॉक घटा दीजिए। इतना बेचना था, इतना रह जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड यूनिट है, इतना ऑलरेडी था, तो बनाना कितना पड़ेगा, ऐसे निकल जाता है ना प्रोडक्शन। तो हम नहीं नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सोल्ड यूनिट ये देखो कितना बेचना है, हमारा डिमांड कितना होगा दे रखा है ना। आओ फटाफट से, इसमें मेरे कराने लायक कुछ है नहीं। जैसे ये क्लासिक टी है, ठीक, अक्टूबर मंथ में देखो ये रहा सोल्ड यूनिट, अक्टूबर की क्लोजिंग ये रहा, अक्टूबर की ओपनिंग, सितंबर की क्लोजिंग सर अक्टूबर के लिए ओपनिंग बनेगा। ठीक, ये आ गया। सिमिलरली नवंबर के लिए 315 अभी करवाया हूं ना, देखो 315, दिसंबर के लिए 472, 472 ने वर्टिकल किया, आप हॉरिजॉन्टल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग सब दे रखा है, तो तीनों मंथ का प्रोडक्शन आ जाएगा। सिमिलरली सिर्फ एक का क्यों, जब सेम ही तरीके से डेटा तीनों मंथ का सेल और ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, तो सारे प्रोडक्ट का आ जाएगा। तो 4 MCQ तो ऐसे बन गए। ठीक, क्योंकि 4 MCQ में सिर्फ प्रोडक्शन ही पूछा है। 8, 9, इसमें भी प्रोडक्शन, इसमें भी प्रोडक्शन। पांचवा टोटल सेल्स पूछा है। सेल्स वैल्यू ये कैसे निकलता है? सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस। क्वांटिटी तो हर एक महीने का दिया है, लेकिन किस किस का? क्लासिक टी एंड आइस टी कंबाइंड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर की सेल क्वांटिटी हमने दोनों का निकाला है, इनटू सेल प्राइस कर देंगे तो टोटल सेल आ जाएगा, जोड़ देंगे। जैसे कि इतना हमें करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सेल्स बजट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लासिक टी का दिसंबर में सेल ये रहा रुपीज में। दूसरा आइस टी का दिसंबर में सेल ये रहा रुपीज में। बस ये दोनों निकालो और जोड़ दो, कितना आएगा? 94,50,000 प्लस 46,64,800, 1,41,14,800। बस हमें ये निकालना है। ये पूरी सेल्स बजट का मैं क्या करूंगा, मुझे तो MCQ पूछा है। ये रहा, चलो 11 नंबर निहायती आसान। कंजम्पशन आपको दिया है रॉ मटेरियल का, ये रहा और ये रहा। तो ये मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, लीड टाइम भी मिनिमम मैक्सिमम दिया है। मजे की बात, रीऑर्डर क्वांटिटी भी दिया है। रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 पूछा, क्या है? मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, वो निकल जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। देखो 10 नंबर का MCQ तो इतना आसान आएगा जो आप फटाफट करना। ये देखो, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का 12 रुपया। कैसे? एक प्रोडक्ट बनाने में 6 घंटे लगते हैं और 2 रुपए का रेट है। हमने एक सर्टेन मंथ में 2400 घंटे लिए, ये था कॉस्ट, और 450 मैन्युफैक्चर किया। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए 2400 घंटे, ये रहा कॉस्ट दे रखा है, तो एक्चुअल रेट निकल जाएगा। ठीक, डिवाइड करके, ये इंपॉर्टेंट है। 6 घंटे लगते हैं तो 450 यूनिट इंटू 6, 2700, रेट 2 रुपया दे रखा है, ये आ गया।
अब बताओ, मैंने दो तरीके से आपको पढ़ाए होंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालना। पहला कि आउटपुट को ध्यान में रख के निकाल सकते हैं, दूसरा आवर बेस्ड। आवर बेस्ड में अगर ये मैंने बना दिया तो मैं नहीं निकाल सकता, चाहे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस हो, एक्सपेंडिचर या फिर इफिशियंसी। एक्सपेंडिचर को याद करने के लिए मैंने क्या सिखाया था, ये प्राइस इफेक्ट होता है, इफिशियंसी ये यूसेज इफेक्ट होता है। ठीक, देखो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, प्राइस नहीं बोलते रेट बोलते हैं, याद रखने के लिए प्राइस इफेक्ट बताया था, रेट बोलते हैं, इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर जो कि ये होते हैं, एक्चुअल आवर तो दे ही रखा है, ये सिंपल है और क्या, आराम से बन जाएंगे। ये देखो बेसिक मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालने में हम पढ़ते हैं नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस। इतना अगर मटेरियल गया जिसमें 6% लॉस हो गया तो इतना बनना चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इतना है, तो और जो एडिशनल लॉस हो गया 60 यूनिट, दैट इज अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस का डेफिनेशन ही होता है इट इज अ लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस। हम दो जगह इसके बारे में पढ़ते हैं, मटेरियल में भी, मटेरियल कॉस्ट में इनपुट के ऊपर, प्रोसेस में भी पढ़ते हैं नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस के बारे में। तो आप बहुत बेसिक है, मजे से बना होगा। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, बैच कॉस्टिंग से पूछा है, डिमांड पर मंथ दिया है तो एनुअल निकाल सकते हैं इंटू 12 करके, सेटअप कॉस्ट भी दिया है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट दिया है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल देंगे इंटू करके रेट, तो ये आराम से आ जाएगा। बताइए हॉलसे सिस्टम के अनुसार हमें अर्निंग ऑफ वर्कर निकालना है, वेजेज निकालना है, एक्चुअल आवर इंटू रेट, दिस इज द बेसिक वेजेज, प्लस बोनस क्या होता है टाइम सेव इंटू रेट का 50%, ये रहा। अब आ जाओ डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी, जो कि आपको अटेंड करने ही करते हैं। कह रहा है लेबर कॉस्ट पर मैन डे, पर मैन डे का मतलब एक दिन का निकालना है एक इंसान का। ठीक, वैसे हम कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव आवरली रेट निकालते हैं प्रोडक्ट पे चार्ज करने के लिए, एक घंटे का निकाल रहे होते हैं, पर यहाँ एक घंटे का नहीं बोला है, पर मैन डे यानी कि एक दिन का। ठीक, अगर कोई एक दिन में 6 घंटा करता हो तो 6 घंटे की बोल रहा है वो, ठीक है। ठीक, बेसिक दिया है सैलरी, ये पर डे ही दिया है, ताकि एक तरीका होता है कि सब चीज को एक मंथ में, कुछ डेटा आपको पर डे देंगे, कुछ डेटा मंथली देंगे, तो सब चीज को मंथ में निकाल के डिवाइड कर दो, एक मंथ में कितना दिन है तो एक दिन का आ जाएगा, या फिर सब चीज को पर डे के हिसाब से ले लो। अब यहाँ मैक्सिमम चीज परसेंटेज में है तो पर डे लिया तो सब परसेंटेज में आ जाएगा, ये पर मंथ है तो ध्यान दे देते हैं, कैसे भी कर सकते हो, मैं पर डे ही कर लेता हूँ, चलो 80 रुपीज आया। डियरनेस अलाउंस, कोई सी भी अलाउंस पर डे के हिसाब से नहीं होता जब तक क्लियरली बोले ना। कैसे होता है, कोई भी भत्ता जो आपको मिलता है, अलाउंसेज मिलता है, पूरे महीने के लिए मिलता है। ठीक, इसीलिए आप सैलरी ब्रेकअप भी देखोगे पर मंथ के हिसाब से, तो वहां अलाउंसेज उस पूरे मंथ के दिए होते हैं। 80 पैसा है, अगर 100 है लिविंग इंडेक्स पर, 100 को बेस बना के 80 पैसा देते हैं, अभी तो 785 है, तो 80 पैसा अगर 100 इंडेक्स के लिए, तो 785 के लिए कितना, ये आ जाएगा 80 पैसा है, 0.8 कर दो तो रुपीज में आ जाएगा। ये 6.28 आ रहा है, लेकिन ये पूरे महीने का है, महीने में कितना दिन काम करते हैं, 25 डेज, हमें एक दिन का चाहिए, एक घंटे का नहीं, तो इंटू 8 मत करना, पर मैन डे पूछा है, एक दिन का सैलरी कंप्यूट करना है, डिवाइड कर दो 25 से तो 0.2512 आएगा, 80.2512 आ रहा है। ठीक है, पॉइंट में आएगा तो क्या कर सकते हैं, पॉइंट में लेंगे। एक सेकेंड पढ़ना जरा, 80 पैसा, नहीं पढ़ो फिर से, 80 पैसा पर एवरी पॉइंट लिखा है, तो ये गड़बड़ हो गया ना, जो पुराना था मैंने उसे ध्यान में देके बिना पढ़े ही कर दिया। 80 पैसा पर एवरी पॉइंट ओवर
100 कॉस्ट ऑफ इंडेक्स फॉर वर्किंग क्लास, करेंट कितना है, इतना। 100 से जितना ज्यादा होगा हर एक पॉइंट के लिए 80 है, तो 785 माइनस 100, 100 से कितना ज्यादा है 685, हर एक के लिए 80 पैसा है। करना जरा, 685 इंटू 0.8, ये 548 आ रहा है, लेकिन ये पूरे महीने का है तो डिवाइड कर दो 25 डेज से, 21.92। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। पास्ट में जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो वैसे पूछा था जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि इतना है, जब कॉस्ट ऑफ इंडेक्स ये बेस रहेगा तो अभी करंट कॉस्ट ऑफ इंडेक्स का बेस ये है। वैसे बोला होता तो हम वैसे कंप्यूट करते, पर बिना पढ़े मैं कर रहा था। पढ़ने पे क्या बोल रहा है कि नहीं, 100 से जितना ओवर होगा पॉइंट, उसके लिए हर एक पॉइंट के लिए 80 पैसा है। ये आ गया। उसके बाद अब कर लोगे लीव सैलरी 1 एंड 2, यानी कि 1 प्लस 2 मैंने कर दिया है, ये आया, इसका 10% है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1 2 3, यानी कि वो भी जोड़ दोगे तो उस जो आएगा उसका 10% है। आपको पता है जो हमारी सैलरी होती है, जब भी हम लेबर कॉस्ट निकालते हैं, लेबर कॉस्ट निकालते हैं तो ये किस लिए निकालते हैं, किसी प्रोडक्ट पे चार्ज करने के लिए, है ना, प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए, यानी कि फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग। तो इस वजह से एम्प्लॉयर जो अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी तो एम्प्लॉय की वजह से कॉस्ट इनकर्ड कर रहा है, तो उसे भी हम जोड़ते हैं। तो इस वजह से ये पीएफ ईएसआई में जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये भी आपको लेना है लेबर कॉस्ट में, ठीक। तो ये आ गया, इसका 10% जोड़ दो तो ये आ गया। अब दो चीज इस पे निकालना है, परसेंटेज दे रखा है, निकाल लो। एक और चीज है, एक्सपेंडिचर ऑन एमिनिटीज टू लेबर, कोई सुख सुविधा पे भी खर्चा हो वो भी लेबर कॉस्ट। जितने भी हम एम्प्लॉय पे खर्चा करते हैं सब लेबर कॉस्ट का पार्ट है। अगर हम लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग, जितने भी एम्प्लॉय पे हम खर्चा करते हैं, चाहे कोई अलाउंसेज हो, बेसिक सैलरी हो, परक्यूजिट हो, सुख सुविधा एमिनिटीज हो, उसके वेलफेयर के लिए हो, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, सब कॉस्ट में इंक्लूड होता है। उसके साथ जो मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, मैं कुछ और में भी कंट्रीब्यूट करता हूं, पीएफ ईएसआई वगैरह में एप्लीकेबल है, तो वो भी लेबर कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक। अब ये देखो 30 रुपीज पर हेड तो है एक इंसान का, पर मंथ है तो डिवाइड करेंगे 25 से तो एक दिन का आएगा, ऐसे करके निकाल लोगे। ये क्वेश्चन एज इट इज बुक में है तो बताने लायक तो नहीं है, पर बता देता हूं। आप बोलोगे सर एज इट इज बुक में है, बताइए जरा फटाफट से बुक में। ओवरहेड में आ जाते हैं, अंडर ओवर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड। एक सेकेंड दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिसेंट में एक बच्चा भी पूछा था, तो बच्चे को मैंने यही समझाया था कि आप फास्ट ट्रैक में देख लीजिए, क्वेश्चन करा रखा है। एक सेकेंड दे दो, ये देखो, फिगर चेंज हो सकते हैं पर क्वेश्चन की वैरायटी चेंज नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इतना डेबिट बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड इतना क्रेडिट बैलेंस, डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दे रखा है आपको, ठीक। इस ओवरहेड को अंडर ओवर रिकवरी को कैसे डिस्पोज करें, दो मेथड से आप करके बताओ, ये कह रहा है। आओ जरा, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डेबिट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कितना इनकर्ड हुआ है। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम याद है जिसमें हम जर्नल एंट्री और लेजर पढ़ते हैं, पता है आपको। जब कोई ओवरहेड का खर्चा इनकर्ड होता है, मान लो फैक्ट्री ओवरहेड, तो कैसे एंट्री पास करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यानी कि ओवरहेड वहां पे डेबिट होता है। अब फैक्ट्री ओवरहेड बोलो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, किसी भी नाम से बोलो, टू जीएलसी क्रेडिट। जब हम चार्ज करते थे, ऑब्जॉर्ब्ड करते थे, रिकवर्ड करते थे, सब सेम ही नाम है। डब्ल्यूआईपी पे चार्ज करते थे कंट्रोल अकाउंट डेबिट, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट कब होता है, जब एक्चुअल खर्चा इनकर्ड होता है। क्रेडिट कब हुआ होता है, जब हम वो चार्ज करते हैं। तो ये रिकवर्ड है, एक्चुअल दे रखा है, रिकवर्ड दे रखा है, एक्चुअल ज्यादा है, रिकवर्ड कम, अंडर रिकवरी आ गया डिफरेंस। अंडर रिकवरी के
अंडर ओवर रिकवरी ही पहले बोला है, दोनों का डिफरेंस ये रहा, अंडर रिकवरी या अंडर अब्जॉर्प्शन। फिर क्या पूछा है, स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर रिकवरी कंप्यूटेड अबव। ट्रीटमेंट तो हमने 3 पढ़े हैं। पहला कि उस अंडर ओवर रिकवरी को कॉस्टिंग पीएल में सॉरी करंट ईयर के कॉस्टिंग पीएल में डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। दूसरा ट्रीटमेंट सस्पेंस अकाउंट कैरी फॉरवर्ड करना, सस्पेंस अकाउंट खोलो ना खोलो हम बीडीसीडी करके भी कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट क्या पढ़े हैं कि सप्लीमेंट्री रेट लगा के उसे हम चार्ज कर देते हैं। ठीक, तो ये तीनों ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा है, यूज ऑफ सप्लीमेंट्री रेट, और सप्लीमेंट्री रेट लगाया भी है। अब बताओ, प्रोडक्शन यूनिट में नहीं दिया है, पर आप खुद बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, और ये जो इन्वेंट्री WIP फिनिश गुड्स का है इनकी वैल्यू पता है, जोड़ देंगे तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। अंडर ओवर रिकवरी को प्रोडक्शन कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सप्लीमेंट्री रेट पर रूपी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, और फिर इनटू कर देंगे इनके वैल्यू से, तो इनके हिस्से का अंडर अब्जॉर्प्शन आ जाएगा। ये दोनों तो अंडर अब्जॉर्प्शन क्या होगा, कॉस्ट में ऐड होगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके हिस्से का अंडर अब्जॉर्प्शन, ये तो कॉस्टिंग पीएल में हम ले जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये निहायती आसान क्वेश्चन है, अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट के ऊपर बहुत बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन। मैं क्या बोलूं, 3 अटेम्प्ट की क्वेश्चन देख लो, 2 बार आपको दिख जाएगा। चलो हम क्या बनाते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क, चीज एंड क्लियरिफाइड चीज ऑयल, चीज से चीज ऑयल भी बनता होगा। ठीक, लेके आते हैं रॉ मटेरियल। देखो अब जनवरी मंथ का दिया है 50 किलो लीटर, 1000 लीटर का 1 किलो लीटर होता है, तो 50 किलो लीटर मतलब 50 इंटू 1000, 50,000 रॉ मटेरियल। रेट क्या था 100 पर लीटर, पर 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर पर लीटर, तो इंटू 100 कर दिया, 50 लाख आया। कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि लेबर ओवरहेड का खर्चा दिया है ये, तो 50 प्लस 1 टोटल जॉइंट कॉस्ट 51 लाख। उसके बाद हमने क्या बनाया, फ्लेवर्ड मिल्क बनाया 28, ये भी किलो लीटर है तो 1000 लगाना पड़ेगा, 28,000। और रेट क्या था, हमें देखो सेल्स क्वांटिटी अलग हो तो हमें कॉस्ट अपॉर्शनमेंट के लिए प्रोडक्शन क्वांटिटी लेना होता है। रेट ये रहा, चीज हमने बनाया 20,000 लेकिन रेट नहीं दिया है और सेल वैल्यू भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, चीज हम बेचते ही नहीं है अभी, हम क्या करते हैं चीज से चीज ऑयल प्रोसेस करके बेचते होंगे। ये रहा 20,000, लेकिन अभी कोई रेट नहीं लिखा है मैंने। आगे चीज से चीज ऑयल प्रोसेस करते हैं तो कितना आता है, फिर आता है, कहाँ गया, 16,000 लीटर, उसका रेट कितना है 480 का। कोई दिक्कत नहीं, ये देखो 16,000 लीटर 480 का रेट। कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है किसी की भी, ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट करना है एनआरबी मेथड से। चलो एनआरबी कैसे निकलेगा, अब इसका बताओ, ये तो स्प्लिट अप पॉइंट पे ही बिक रहा है तो इसका एनआरबी 28,000 इंटू 30, लेकिन ये प्रोसेस हो रहा है फर्दर प्रोसेसिंग। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 16,000 इंटू 480 माइनस एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको दिया है 1,20,000 माइनस कोई एडिशनल सेलिंग अगर एक्सपेंस है तो वो भी घटाते नहीं दे रखा है, तो ये घटा दोगे तो दोनों का एनआरबी आ जाएगा, उसी रेशियो में 51 लाख को बांट दोगे। ठीक है, तो इतना समझाने के बाद ये देखो 51 लाख ज्वाइन कॉस्ट, ये रहा एनआरबी, इस रेशियो में बांटा है 51 लाख को, ये रहा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फरवरी फ्रेश डेयरी फूड जो कि कंपनी है ऑफर टू परचेज 20 टन ऑफ चीज एट 360। अब चीज भी स्प्लिट अप पॉइंट पे बिक जाएगा, किसी ने ऑफर दिया कि 360 के रेट से आप बेच दीजिए पूरा 20 टन मतलब 20,000 जो लीटर है केजी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमें तो डिसीजन लेना पड़ेगा कि स्प्लिट अप पॉइंट पे बेचे कि फर्दर प्रोसेसिंग करे। ठीक, फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन हमने कैसे पढ़ा था, एडिशनल रेवेन्यू मतलब सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप, स्प्लिट अप पे पता चल गया 20,000 इंटू 360, तो एडिशनल सेल माइनस कर देंगे अगर जो जो एडिशनल खर्चे, जैसे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो है ही 1,20,000 और कोई खर्चा है नहीं उसके बाद, तो ये रहा,
ये आ रहा है इंक्रीमेंटल इनकम ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, तो नहीं बेचेंगे, अगर फर्दर प्रोसेसिंग से हमें ज्यादा कमाई है तो फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। चलो, ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक छोटा ट्रिक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़िए। यूनिट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस देता नहीं है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड और ओवरहेड के खर्चा। तीन हमारे पास कंपोनेंट हैं जो हम बनाते हैं तीनों का निकालना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करके भी फिर हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। एंड कंपेयर कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट अंडर बोथ सिस्टम, यानी कि दोनों को डिफरेंस करके अंडर या ओवर कॉस्ट निकाल के बता देना है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की तुलना में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एडिशनल कॉस्ट आ रहा है किसी प्रोडक्ट में या कॉस्ट सेविंग हो रही है, ठीक है, अंडर कॉस्ट आ रहा है। चलो यहां पे देखो, तीनों ही कंपोनेंट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेकिन पर यूनिट नहीं लिखा है, तो ये टोटल प्रोडक्शन यूनिट का है। यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 600, ये और ये, ठीक। मशीन आवर दिया है, देखेंगे कहाँ काम आएगा। मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव सेटअप कितना हुआ है तीनों के लिए। क्वालिटी इंस्पेक्शन ये रहा, ऑर्डर डिस्पैच ये रहा, पढ़ो जरा। ये रहा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अभी आपको दे रखा है। अभी हम क्या करते हैं, ओवरहेड को कैसे चार्ज करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर? सिंगल प्लांट वाइड ओवरहेड ऑब्जर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर, यही है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कि मशीन आवर रेट निकाल के क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट पे चार्ज करते हैं। ये रहे खर्चे, टोटल जोड़ना, सारे 1000 में है, यानी कि 3 जीरो और लगे हुए, पर हम इग्नोर करके 3 जीरो जरा जोड़ के बताते हैं। टोटल ओवरहेड कितना है? 3,30,000, ठीक। इसमें कौन कौन से खर्चे? ये तो टोटल ओवरहेड है। अब मशीन आवर रेट में तो क्या होता है कि टोटल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड मशीन आवर, जो भी रेट आया उस रेट से हम चार्ज करते होंगे, ठीक। इस खर्चे में देखो, मशीन ऑपरेटिंग खर्चा ये है, जो मशीन चलाने का ओवरहेड इनकर्ड होता है, मशीन का कॉस्ट का ये है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट है ये, ठीक। वेजेस ऑफ मशीन सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर है उनका। स्टोर हैंडलिंग स्टाफ का वेजेस, जो स्टोर में स्टाफ काम कर रहे हैं उनका वेजेस दे रखा है। पैकिंग एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट वेजेस, जो प्रोडक्ट को पैक करके आगे डिस्पैच करते हैं उस डिपार्टमेंट में क्या खर्चा आता है ये दे रखा है। उसके बाद कहेगा कि हम क्या करना चाहते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को एडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसमें क्या रहा, की एक्टिविटी, यानी कि ये रहा 4 एक्टिविटी, तो टोटल जो ओवरहेड है इन्हीं 4 एक्टिविटी में बटेंगे। एक रिसीविंग रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट कंज्यूम, मशीन सेटअप, क्वालिटी एश्योरेंस चेक यानी कि क्वालिटी इंस्पेक्शन है, चौथा पैकिंग एंड डिस्पैच ऑफ फिनिश गुड्स। फ्लोइंग डेटा वाज आल्सो रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द क्वार्टर, ये एक्चुअल डेटा अब आपको दे रहा है कि उस क्वार्टर में क्या हुआ था, इतना मशीन आवर यूज हुआ था। चार्ज एट 18 पर आवर, ये कौन सा है? कई बार तो सर ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग या ओवरहेड जो हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं उसका रेट दिया होता है। ये क्या उसका रेट है? चेक कर लेते हैं। 2500 इंटू 18, 45,000 ही आ रहा है। अगर ये उतना होता, ये ओवरहेड रेट होता तो 3,30,000 आता है ना, पर 3,30,000 नहीं आ रहा। तो ये कौन सा खर्चे का रेट है? ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का ओवरहेड का रेट तो नहीं है। आपने एक छोटा चीज मिस कर दिया होगा, डायरेक्ट मटेरियल तो दिया है, लेबर का खर्चा अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है कि प्रोडक्ट बनाने में लेबर का खर्चा कितना लगेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ओवरहेड और मटेरियल लगते हैं, लेबर तो लगता ही लगता है। इवन मशीन चलाने के लिए जो प्रोडक्शन करने के लिए जो डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व है उनका खर्चा कैसे होगा? ये क्या है? पर आवर लेबर कॉस्ट दिया है। कैसे चेक कर लिया मैंने? अगर ये मशीन ओवरहेड का रेट होता ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का तो मैं इनटू करता ना, तो क्या आता? ओवरहेड के बराबर आता, पर नहीं आ रहा, ठीक। तो लेबर का खर्चा दे दिया हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना कंसाइनमेंट, इतना सेटअप, इतना क्वालिटी इंस्पेक्शन, ये क्यों दिया? ये टोटल
नंबर ऑफ एक्टिविटी दे रखा है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए अब नहीं कर सकते हो, लेकिन ये खर्चे कितने हैं देखो, 5 टोटल ओवरहेड के खर्चे थे जो हमने जोड़ के 330 किया, इन्हें इन 4 एक्टिविटी में बांटने भी है, ये बस इंपॉर्टेंट एक छोटा स्टेप रह गया है। कैसे बांटेंगे देखो, मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा है, पहले इनके शुरू के 2 खर्चे, ये रहा मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये कैसे बांटेंगे, ये बांटना है 15% रिसीविंग वाले एक्टिविटी में, 70% सेटअप एंड 15% डिस्पैच। कोई दिक्कत नहीं, आओ जरा पहले तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से इन्होंने निकाल लिया, वो मैं समझा देता हूँ। ये रहा डिवाइड बाई ये, तो ये आ गया ओवरहेड। मशीन आवर हमें पता है और लेबर का रेट पर आवर पता है, तो लेबर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, आपको बता दूं ये टोटल प्रोडक्ट का हो गया। ओवरहेड रेट हमने निकाल लिया, इनटू मशीन आवर से करेंगे तो ये आ गया, ये टोटल आ गया आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, डिवाइड कर देंगे प्रोड्यूस यूनिट से तो पर यूनिट आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेबर वाला पॉइंट ध्यान देने वाला था, समझा दिया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में देखो, इन एक्टिविटी में 4 में खर्चे बांटने हैं ना, मशीन ऑपरेशन एंड मशीन मेंटेनेंस कह रहा है, परसेंटेज दिया है, तो खर्चे को उतना उतना परसेंट बांट दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सुपरवाइजर जो है, क्योंकि वो तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करता होगा, तो उसका भी खर्चा दिया है, इतना रिसीविंग, इतना सेटअप, इतना इंस्पेक्शन, इतना परसेंट डिस्पैचमेंट। सुपरवाइजर खर्चा है उतना उतना परसेंट चारों डिपार्टमेंट में डाल दो, ये रहा। अगला, इसके आगे और कोई खर्चे का बोला नहीं है, तो 3 ही खर्चे हुए, 2 रह रहे हैं ना, तो दो देखो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, कौन सा, स्टोर हैंडलिंग स्टाफ वेजेस, और दूसरा पैकिंग एंड डिस्पैच। तो बहुत बढ़िया हो गया, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का है, तो देखो ये स्टोर वाले के खर्चे में डाल देंगे, और डिस्पैच वाला जो एक्टिविटी है उसमें डिस्पैच वाले में डाल देंगे। इनको बांटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिफाइड खर्चा है, किस डिपार्टमेंट का है। ठीक, तो ये आ गया चारों एक्टिविटी का आ गया। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लिया आपने चारों एक्टिविटी का, फिर कर दिया, और उसके बाद तो कुछ समझाने लायक है ही नहीं। और ये कंपेयर करके अब डिफरेंस बता देना कि क्या है, अंडर ऑब्जर्व्ड है यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है, या अंडर कॉस्ट है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरा इसमें पढ़ाने लायक है कुछ। कह रहा है कि एक प्रोडक्ट बनाने का ये स्टैंडर्ड खर्चा है, मटेरियल कितना लगता है, इतना केजी, ये रहा रेट, तो ये स्टैंडर्ड रेट हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक प्रोडक्ट का इनटू एक्चुअल में कितना बनाए करूंगा, तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा। लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड दिया है एक प्रोडक्ट का, तो ये टोटल दिया है, पर यूनिट दे रखा है। ठीक, बजटेड आउटपुट दिया है, एक्चुअल आउटपुट दिया है, अब नॉर्मल मटेरियल लॉस दिया है। ठीक, ध्यान देने वाली बात है। अभी समझाता हूं इसमें कंसेप्ट क्या है, ये समझा देता हूं, बचा हुआ आइडल टाइम भी दे रखा है। एक्चुअल में डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ, किस रेट से, लेबर कितना किस रेट से, ये ओवरहेड, और ये पूछ रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, एडजस्ट फॉर अबनॉर्मल लॉस। अब पढ़ाने लायक मेरे बात आ गई यहाँ पे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपने देखा होगा कि 2 ही बढ़ते हैं, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो प्राइस का डिफरेंस बताता है कि महंगा खरीदने की वजह से कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा या कॉस्ट सेविंग हुई, दूसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस कि कॉस्ट एक्स्ट्रा लगा या सेविंग हुआ यूसेज की वजह से कितना। अब यूसेज वेरिएंस में ही बनाने में कितना एडिशनल लगा है, उस वजह से कॉस्ट पे क्या फर्क आया, वो भी कवर हो जाता है। ठीक, जिसको बोलते हैं रियल यूसेज, और दूसरा अब नॉर्मल लॉस भी कवर होता है। इसीलिए तो याद रखना लाइन, कभी भी जैसे लेबर में हम आइडल, अब नॉर्मल आइडल टाइम के लिए आइडल वेरिएंस निकालते हैं, कभी सुना है मटेरियल में भी कोई अब नॉर्मल लॉस के लिए अलग से वेरिएंस नहीं सुना है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी यूसेज वेरिएंस में कवर्ड होता है। पर यहां कह रहा है यूसेज वेरिएंस निकालो, एडजस्ट फॉर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हटा के रियल वाला यूसेज वेरिएंस, जो प्रोडक्शन में एक्स्ट्रा लगने की वजह से या कम लगने की वजह से कॉस्ट में क्या डिफरेंस आया,
यानी कि अब नॉर्मल लॉस वाले पोर्शन को अलग कर देंगे। नहीं बोलता तो हमेशा हम टोटल यूसेज वेरिएंस निकालते हैं, जिसमें ऑलरेडी हम मान के चलते हैं कोई अब नॉर्मल लॉस है तो वो भी कवर्ड है। ठीक, बस इतना समझाना था। लेबर में अब नॉर्मल आइडल टाइम के लिए अलग से वेरिएंस है, आइडल वेरिएंस बोलते हैं। आपके मन में अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा होगा तो ये सवाल उठ सकता है, सर नॉर्मल लॉस का भी बता दो। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल जब हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट करते हैं मटेरियल का तो उसमें कवर हो जाता है। नॉर्मल आइडल टाइम जब हम लेबर का स्टैंडर्ड आवर सेट करते हैं तो उसमें कवर हो जाता है। याद रहेगा क्या? चलिए फिर, अब तो आसान हो गया। ये रहा, इतना एक्चुअल में बनाया है। दिस इंटू 1 बनाने का 15, तो ये आ गया एक्चुअल क्वांटिटी रेट, तो ये टोटल आ गया। ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी ये यूज हुआ है जिसमें 4 से क्या है बताओ फटाफट से सर, 400 इसमें अब नॉर्मल लॉस है। उसको हटा दूंगा तो रियल में प्रोडक्शन के लिए इतना लगा है, ये रहा रेट। ये टोटल इससे इंटू करके मैंने टोटल निकाल लिया है कि खर्चा कितना लगा होगा। देखो अब मुझे शिकायत क्या है इंस्टीट्यूट से, इनको ये दोनों आंसर दे देना चाहिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। प्राइस वेरिएंस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। यूसेज वेरिएंस में देखो क्या बोला है, हम कैसे करते हैं, तो हम करते हैं सर ये रहा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी कौन सा लेंगे, अब नॉर्मल लॉस को हटा के एडजस्ट करके, क्योंकि उसको हम अलग से निकाल दे रहे हैं। तो ये रहा इंटू ये, तो ये आ गया। अब नॉर्मल लॉस की वजह से जो वेरिएंस है वो 32,000 है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में ये टोटल तीनों आने चाहिए, तो टोटल ये बनेगा, ये एक्चुअल है। पर अगर कह देता कल को कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ जिसमें कौन सा लेना है आपको, मटेरियल यूसेज वेरिएंस अब नॉर्मल लॉस एडजस्ट वाला, तो ये आंसर बनता है आपका। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने कौन सा दिया जरा देख लूं। तो इन्होंने ये दिया है, तो मैं इनको इस बात के लिए गुड दूंगा, क्योंकि भले ही हमसे ये अलग कंप्यूट करवा लिया और ये अलग कंप्यूट करवा लिया, पर कॉस्ट वेरिएंस में तो कवर्ड होते हैं ना। ठीक, कल को ये भी पूछ सकता है कि अब नॉर्मल लॉस की वजह से जो वेरिएंस है उसको हटा के बताइए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो इतना आंसर आता है, यानी कि ये दोनों बस कवर करते हैं। सिमिलरली लेबर के लिए ये तो बहुत आसान है। आइडल टाइम दिया है तो टोटल आवर ये है, आइडल टाइम घटा दूंगा तो एक्चुअल वर्किंग आवर ये है, रेट दे रखा है। स्टैंडर्ड आवर यूनिट इंटू 1 बनाने के लिए कितना घंटा लगता है, रेट दे रखा है। फिर इसमें बताने लगा ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस रिकवर्ड माइनस एक्चुअल, ये देखो इतना एक्चुअल वर्किंग आवर है, कहां लिखा है, नहीं हमें तो रिकवर्ड निकालना है ना। ये रहा 13,750 इंटू मैंने कर दिया रेट, तो ये आ गया रिकवर्ड स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। और इसमें एक्चुअल वर्किंग आवर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो सीधा मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है, दे ही रखा होगा, तो हम बांटने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अलग से क्लासिफाई करके नहीं दिखाना, सीधा टोटल ही दिखा देना है। ये तब करते जब हमें इसमें भी एक्सपेंडिचर और इफिशियंसी वेरिएंस होता, तो सीधा टोटल घटा दिया। सिमिलरली फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बोला है, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। ठीक, पर यूनिट दिया है तो एक और आसान काम हो गया, यूनिट से इनटू कर दिया, तो ये आ गया रिकवर्ड माइनस ये रहा एक्चुअल। देखो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में भी यूनिट बेस्ड और आवर बेस्ड दोनों अलग अलग पढ़ा रखा है, दोनों तरीके से करोगे निकल जाएगा। चलो, इसमें नेट लॉस दिया एज पर कॉस्ट अकाउंट, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कुछ दे रखे हैं, ये रहा डिफरेंसेस। और उसके बाद क्या कह रहा है, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट, यानी कि अब आपको अकाउंट फॉर्म में रफ बनाना है, मेमोरेंडम बनाना है। ठीक, टू रिकॉन्साइल दीज प्रॉफिट्स ऑन कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट। लेकिन आपने ध्यान दिया हमें ये नहीं कह रहा है कि किसको बेस लेके बनाना है, तो किसी को भी लेके बना सकते हैं। ये रहा मैंने कर दिया नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट से शुरू। आप फाइनेंशियल अकाउंट से भी करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हमें बोला ही नहीं है बेस किसको लेना है। ठीक, प्रॉफिट होता तो इधर से स्टार्ट करता, नेट लॉस है तो डेबिट साइड से स्टार्ट किया मैंने। जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐड होने वाले आइटम है सब इधर लिखेंगे,
जब जब आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट बढ़ाओ तो ऐड होने वाले इधर लिखेंगे, जब जब आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट घटाओ डिडक्ट होने वाले आइटम इधर लिखेंगे। अंत में फाइनेंशियल अकाउंट के अनुसार प्रॉफिट आया इधर आएगा, लॉस आया इधर आएगा, मेरे केस में लॉस आया तो इधर लिखा है मैंने। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर ऑब्जर्व, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई खर्चा कम दिखता है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकवरी रेट के बेसिस पे खर्चे डालते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में एक्चुअल, अंडर ऑब्जर्व है, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम दिखा है तो प्रॉफिट बड़ा होगा। ठीक, हमें फाइनेंशियल के बराबर ले आना है, घटाना पड़ेगा, तो देखो डिडक्ट होने वाले आइटम इधर लिखा है। ऐसे ही सब डाल लोगे तो आराम से आ जाएगा। जिसमें ट्रांसफर फी, पता है शेयर ट्रांसफर फी सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में डला होगा तो फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ा होगा, कॉस्ट का भी बढ़ाना है तो इधर लिया मैंने। वैसे ही इनकम टैक्स प्रीमिलरी एक्सपेंस, ये ऐसी चीज है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में डलते हैं, तो इनसे फाइनेंशियल का प्रॉफिट घटा होगा, मुझे तो कॉस्ट को फाइनेंशियल के बराबर लेना है, डिडक्ट साइड आएगा। ठीक, ये इतना बेसिक है कि मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चे को मिस्टेक हुआ होगा। ये देखो, ये सेम क्वेश्चन मैंने कर तो दिया है बट बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन बुक में है, इवन आईसीआई की भी बुक में है। कौन सा? शुगर कैन वाला। ठीक, यहाँ पे दो प्रोसेस है। हनी कम से हम क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं और लिक्विड हनी आता है। 100 केजी लोगे तो लिख रहा है 45 लीटर ही निकलेगा, यानी कि 55 लीटर क्या हो जाएगा सर? नॉर्मल लॉस। वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलते हैं। उसको बाद में गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे फिल्टर वगैरह करके, तो नेट में हनी ब्लॉक 10 केजी ही निकलेंगे। हमें प्रोसेस 2 का बनाना नहीं है, बनाना होता तो ऐसे करते, इस वजह से लिख दिया है मैंने। तो 55 लीटर नॉर्मल लॉस है। प्रोसेस 1 का ही बनाना है, वेरी इजी। ओपनिंग दे रखा है, मैंने लिख दिया। ये रहा ओपनिंग का कॉस्ट, तीनों को जोड़ दो। मटेरियल का इनपुट दे रखा है, ये रहा कॉस्ट। लेबर ओवरहेड दे रखा है, ये रहा कॉस्ट। नॉर्मल लॉस 55,000, 1 लाख अगर डला है तो। ठीक, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस आपको दिया है, लिख लिया। यहाँ देखो क्लोजिंग WIP दिया है, ये भी लिख दिया, तो बचा हुआ क्या हुआ? प्रोसेस 2 में गया होगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एवरेज मेथड से जब बोले तो हमें कंप्लीटेड यूनिट को टोटल लेना होता है, बांटने की जरूरत नहीं। 100% परसेंटेज कंप्लीशन ये रहा। नॉर्मल लॉस का तो आपको पता ही है। अब नॉर्मल लॉस गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये आया, कॉस्ट पर यूनिट ये आया, टोटल कॉस्ट ये आया, इनटू कर दिया 39,500 से तो इसका आ गया। अब नॉर्मल लॉस का मैंने लिख दिया तो इसका बैलेंसिंग फिगर। कुछ बच्चे क्लोजिंग स्टॉक का लिखते तो अब नॉर्मल का बैलेंसिंग फिगर डालते, ऐसा क्यों? क्योंकि सर कॉस्ट पर यूनिट पॉइंट में है ना, दोनों निकालेंगे तो 2-3 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, एक निकालेंगे दूसरा बैलेंस कर देंगे। चलो, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब आईसीआई की बुक में नहीं है तो मैं अपने बुक में दिखा दूं। शुगर कैन वाला तो आईसीआई की भी बुक में है तो मैंने नहीं दिखाया, पर ये मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा, रीऑर्डर पॉइंट बताइए, इसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। और दूसरा स्टेटमेंट बनाइए जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट एंड स्टोरेज बताना है आफ्टर कंसीडरिंग डिस्काउंट। अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम एंड 6 टाइम। इवन बताओ, डेटा भी ऐसा है ना कि देखोगे तो मिलता जुलता आपको दिखेगा। ये रहा, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, कैरिंग कॉस्ट दिया है, ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रहा कैरिंग कॉस्ट, सेफ्टी स्टॉक दिया है, लीड टाइम दिया है। लीड टाइम अगर सिर्फ एक दे तो इसको एवरेज लीड टाइम बोला जाता है। ठीक है, ईयरली प्रोडक्शन दिया है और हर एक यूनिट के 1 केजी रॉ मटेरियल लगते हैं, तो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल भी इतना ही होगा। रीऑर्डर लेवल, अब बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज लीड टाइम दिया है, एवरेज कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाई टोटल डेज इन ईयर, 30 डेज मानना है एक मंथ में, इंटू 12 करोगे तो 360 डेज आएगा ईयर का। ठीक, अब 40,000 हमें खरीदना है। कह रहा है एक बार ऑर्डर किया तो 40,000 खरीदना पड़ेगा, 2 बार किया तो 20,000 खरीदना पड़ेगा,
4 बार किया तो 10-10 हजार खरीदना पड़ेगा हर एक ऑर्डर में, और 5 बार किया तो 40,000 डिवाइड बाई 5, 8-8 हजार खरीदना पड़ेगा हर एक ऑर्डर में। अब ये रहा ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो, नंबर ऑफ ऑर्डर इसमें 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। फिर आपको डिस्काउंट भी घटाना है। बताओ 40,000 खरीदा तो इस रेंज में हम खरीद रहे हैं, डिस्काउंट 40,000 मिलेगा। 20,000 खरीदा, इस रेंज में खरीद रहे हैं, डिस्काउंट 32,000 मिलेगा। बस कर लोगे, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग माइनस डिस्काउंट आ जाएगा। ये रहा देखो, ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग निकाल लिया और डिस्काउंट घटा दिया तो ये आया। जिसमें सबसे कम पड़ेगा वैसे हमें करनी चाहिए। अब बताओ, ये भी सेम क्वेश्चन पड़ा है, कौन सा, मार्क्स वाला याद आ रहा है, मार्क्स वाला क्वेश्चन। फर्क क्या है, इसमें 2 एडिशनल पॉइंट है। अब बोलोगे सर क्वेश्चन दिखाओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। वो क्वेश्चन हमने कॉस्ट शीट में भी करा है और सिमिलर क्वेश्चन हमने यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में भी करा है। मैं दोनों में ही दिखा देता हूँ। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट के बुक में भी वो क्वेश्चन है, तो आपको चिंता की कोई बात ही नहीं। चलो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में ही हम देख लेते हैं। ये रहा मार्क्स वाला क्वेश्चन में बोल रहा था, बस इसमें 2 एडिशनल पॉइंट क्या है। सबसे बढ़िया जो कॉस्ट शीट पे क्वेश्चन डाला है उसमें मटेरियल कॉस्ट लिखा है, पर यूनिट नहीं लिखा है, तो हमने एजम्पशन लिया था, देखा था चेक करके, अगर टोटल में मानते थे तो पॉइंट में आता था तो पर यूनिट ले लिया था। ठीक है, यहाँ क्लियरली बोला है पर यूनिट। एक्स को, एक को एक्स लेट कर लेना, दूसरा ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा, और वैसे करके टोटल मटेरियल कॉस्ट दिया है तो दोनों का इंडिविजुअल आ जाएगा। 2% कैश डिस्काउंट वाज रिसीव फॉर पेमेंट मेड विद इन 30 डेज सप्लायर फॉर डायरेक्ट मटेरियल। पता है आपको कैश डिस्काउंट जो हमें मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट तो मटेरियल कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं, कैश डिस्काउंट जो मिलता है ये हमारे लिए इनकम है, फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका कोई काम नहीं, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। और सारा क्वेश्चन हूबहू सेम है। ये क्वेश्चन आईसीआई की बुक में भी है, पूछा जा चुका है, 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड टू पे अ पेनल्टी ऑफ 50,000 ड्यू टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रीमियम बैग। बताओ कोई भी अब नॉर्मल कॉस्ट अगर हम इनकर्ड करते हैं, कोई पेनल्टी हो गया, कोई चार्जेज हो गया, फाइन हो गया, वो कभी भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता है। ठीक, तो इसको भी जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? कॉस्टिंग पीएल में अलग से जाएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक, हाँ फाइनेंशियल अकाउंट में ये खर्चे दिखाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। पूछा भी क्या है, कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट टोटल प्रॉफिट। आइए जरा, कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट पर यूनिट टोटल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आईसीआई की बुक में है, और मुझे लगता है जितने भी टीचर है सबके ही बुक में होगा। सर्विस कॉस्टिंग में आओगे, दिखा दूं जरा मैं आपको। ये रहा, ये रहे, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आया है, आईसीआई की बुक में है। तो ये जो बच्चा प्रैक्टिस करके गया है, इसमें मेरे पढ़ाने लायक कुछ है ही नहीं। आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन करा ही होगा, या सेल्फ भी पढ़ा होगा, तो आईसीआई की बुक के तो क्वेश्चन करे ही होंगे। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग टू से अबाउट दैट। खत्म हो गया क्या? बढ़िया, मजा आ रहा था आप लोगों को बता के। चलो थ्योरी क्वेश्चन पे आते हैं जरा। कह रहा है, एनालाइज द फॉलोइंग बिजनेस एंड मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बताइए कौन से बिजनेस के लिए कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग होगा। सीमेंट बनाते हैं लार्ज क्वांटिटी में,
अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहा है, लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है, तो वहां यूनिट कॉस्टिंग लगते हैं, चाहे आप पेपर बनाओ, सीमेंट बनाओ, ठीक है। कस्टमाइज जॉब कॉस्टिंग, ठीक, इसका बड़ा भैया क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग, आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ाते टाइम समझाया है। फार्माक्यूटिकल कंपनी, देखो बैच में मेडिसिन बनते हैं, आपने पढ़ा होगा, मेडिसिन को लेके, टॉयज को लेके, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को लेके, बिस्किट को लेके, बेकरी वगैरह को लेके। फूड प्रोसेसिंग, जितने भी फूड प्रोसेसिंग वाले हैं, जो फूड प्रोसेसिंग करते हैं, वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट से होके गुजरता है, फिर मैन्युफैक्चर होके आता है। मान लो चिप्स ही बनाने हैं, एक प्रोसेस में क्या होता है, आलू को धो लेंगे, काटेंगे, दूसरे प्रोसेस में वो तलेगा, तीसरे में सीजनिंग करके पैक होगा, है ना, ऐसे। ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉस्टिंग का पार्ट है, ये तो हमने ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस तो सर्विस कॉस्टिंग में सबसे बड़ा लेंदी पोर्शन है। यू आर अपॉइंटेड एज अ इन्वेंट्री मैनेजर इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। अब मान लो मुझे इन्वेंट्री मैनेजर कोई अपॉइंट कर दे और पूछ क्या रहा है, प्रॉब्लम फेस हो रहा है ओवर स्टॉकिंग एंड फ्रीक्वेंट स्टॉक आउट। बताओ, जब भी हमें अब एडिक्वेट लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ज्यादा रखोगे कैरिंग कॉस्ट लगेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है, ऐसा फंसा के क्यों रखोगे, कम रखोगे तो दिक्कत है, स्टॉक आउट हो गया तो प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। इस वजह से स्टॉक कितनी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट। पूछा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड बाय सेटिंग अप अप्रोप्रिएट क्वांटिटी स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल हमें सेट करने को बोल रहे हैं, बताओ 5 स्टॉक लेवल सेट करके, रीऑर्डर लेवल सेट करेंगे, ईओक्यू सेट करेंगे, मैक्सिमम लेवल कितनी होनी चाहिए सेट करेंगे, मिनिमम सेफ्टी स्टॉक सेट करेंगे, एवरेज। ये कौन सा सिखाने वाली बात है। अपॉर्चनमेंट ऑफ फ्लोइंग ओवरहेड कॉस्ट, जब भी आपने पढ़ा होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में एक एलोकेशन, दूसरा अपॉर्चनमेंट, खर्चा बांटने का जरूर पढ़ा होगा, ये वही है, ठीक। इसमें सबसे जो मेन यूज होने वाला है वो फ्लोर एरिया है, ये तो वॉल्यूम ऑफ डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे कैंटीन हो गया, टाइम कीपिंग हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, हॉलीडे, ईएसआई, पीएफ, ये सैलरी पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। जनरल ओवरहेड, मशीन आवर, मशीन ओरिएंटेड प्रोडक्शन है तो लेबर इंटेंसिव है, लेबर आवर। ये प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, कोई भी चीज है, मान लो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक वैल्यू के बेसिस पे, डेप्सन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मशीन की जो वैल्यू होगा उस बेसिस पे किसने वैल्यू का कहाँ यूज हो रहा है, ठीक, एसेट की वैल्यू बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, लेकिन लाइटिंग के लिए नहीं, लाइटिंग ऊपर है, लाइट पॉइंट हो गया, यूनिट कंज्यूम्ड हो गया, ये किस लिए चाहिए, मशीन ऑपरेशन के लिए, ठीक है, मशीन आवर के बेसिस पे सबसे बढ़िया रहेगा। पावर कंजम्पशन हो गया इंटरनल, और ये टेक्निकल एस्टिमेट करके आता है, उसके बेसिस पे कि भैया आप एस्टिमेट लगवा लो, जो अप्रोप्रिएट बेसिस आएगा उसके बेसिस पे बांटो। कॉस्ट यूनिट बताना है, देखो चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक, इसमें सब आसान है, चलो इसका बता दो बस, ये यूनिक दिख रहा है, ठीक। ब्रीविंग का मैंने पढ़ा रखा है आपको, बैरल। इलेक्ट्रिसिटी का किलोवाट, ट्रांसपोर्टेशन का हमने पढ़ा है ना, गुड्स का है तो टन किलोमीटर, कुंटल किलोमीटर, पैसेंजर का है तो पैसेंजर किलोमीटर, ठीक। ऐसे ही आप और सारा कर लेना, सब आसान है, ठीक है। तो आराम से बनने वाले क्वेश्चन थे। बताइए आपका इस एमटीपी को लेके क्या व्यू है, और साथ ही में मजा आया वीडियो में तो एक लाइक तो बनता है। बच्चे नए हो अगर तो अच्छी अच्छी लेक्चर आती रहेंगी आगे, है ना, रिलेवेंट जो आपको एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं वो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि आगे जो भी वीडियो रिलीज हो वो आते रहे। कोई डाउट हो, ये रहा मेरा नंबर, रिगार्डिंग कोई कंसेप्ट, कोई क्लासेज, कुछ भी आप मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम के पढ़ने के दौरान बहुत बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। चलो ठीक, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।